बीए पार्ट प्रथम की प्राचीन भारतीय इतिहास की डिजिटल कक्षा में स्वागत। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ संगम युग और उसके साहित्य, समाज और संस्कृति के बारे में। विद्यार्थियों, भारतीय प्रायद्वीप का जो दक्षिणी छोर है और जो कृष्णा नदी के दक्षिण में पड़ता है, 3 राज्यों में विभक्त था: चोल, पांड्य और चेर यानी केरल। पांड्यों का उल्लेख सबसे पहले मेगस्थनीज, जो कि यूनानी राजदूत था, उसके द्वारा किया गया है। उसके अनुसार जो पांड्य राज्य है वह मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। वह यह भी बतलाता है कि इस राज्य पर एक स्त्री का शासन था, जिससे ये लक्षित होता है कि पांड्य समाज में कुछ मात्र तंत्रात्मक प्रभाव भी था, यानी मात्र सत्तात्मक परंपरा भी विद्यमान थी। भारतीय इतिहास का वह काल जब दक्षिण भारत में 3 राजवंशों चेर, चोल और पांड्य शासकों का शासन था, उसे संगम युग के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, जिस प्रकार उत्तर भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की जानकारी वैदिक साहित्य से मिलती है, उसी प्रकार प्राचीन सुदूर दक्षिण भारत की सभ्यता और संस्कृति की जानकारी हमें संगम साहित्य से मिलती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी संगम का अर्थ क्या है। संगम का अर्थ है विद्यार्थियों संघ, परिषद, अकादमी अथवा विद्यालय, अर्थात वह स्थान जहाँ बड़ी संख्या में राजकीय संरक्षण प्राप्त तमिल कवि रहते थे और कविताओं की रचना करते थे, उसे संगम कहा जाता था। तमिल कवियों का इस प्रकार का एक संगम मदुरा में विद्यमान था, जो काफी लंबे समय तक चलता रहा। ईसा की 8वीं सदी में लिखी गई संगम की तमिल टीकाओं में कहा गया है कि 3 संगम 9,990 वर्ष तक चले। इनमें 8,598 कवि शामिल हुए और 197 पांड्य राजा उसके संरक्षक थे। विद्यार्थियों, ये सब अतिशयोक्ति है। वस्तुतः संगम साहित्य एक लंबी काल अवधि में विविध कवियों द्वारा रचित साहित्य का नाम है। यानी संगम साहित्य कोई एक साहित्यिक रचना नहीं है, बल्कि लंबे समय तक अनेक कवियों ने जो साहित्य रचा वो संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। शुरुआती काल के जो पाठों के रूप में चारणों द्वारा बनाई गई कविता में वीरता तथा प्रेम संबंधी कविताएं मिलती हैं। ये कविताएं 6 संग्रहों के एक भाग के रूप में है और उनका काल ईसा से पूर्व 100 वर्ष से लेकर 250 वर्ष ईस्वी तक माना गया है। वैदिक साहित्य के विपरीत इन कविताओं का उद्गम धार्मिक नहीं है। दक्षिण के प्रारंभिक राजवंशों अर्थात चेर, चोल तथा पांड्य के इतिहास को जानने के लिए यही मुख्य स्रोत है। विद्यार्थियों, संगम साहित्य को मोटे तौर पर 2 ग्रुप में या 2 समूह में बांटा जा सकता है। पहला है आख्यानात्मक और दूसरा है उपदेशात्मक साहित्य। जहाँ तक आख्यानात्मक साहित्य की बात है, तो आख्यानात्मक ग्रंथ मेलकर्णकु अर्थात 18 मुख्य ग्रंथ कहलाते हैं। इनमें 18 मुख्य ग्रंथ हैं और 8 पद्य संकलन और हैं जिसमें, और 10 ग्राम्य गीत शामिल हैं। उपदेशात्मक ग्रंथ मेलकर्णकु अर्थात 18 लघु ग्रंथ कहलाते हैं। अब बात करते हैं प्रथम संगम की। तो प्रथम संगम की स्थापना ऋषि अगस्त्य की अध्यक्षता में ठेन वादुरई में की गई थी और इसकी सदस्य संख्या 549 बताई जाती है। प्रथम संगम के दौरान 4,499 लेखकों की रचनाओं को प्रकाशन के लिए स्वीकृत किया गया था। अब बात करते हैं द्वितीय संगम की। तो इसकी स्थापना भी पांड्य शासकों के संरक्षण में कपाटपुरम, जिसे अलेवे भी कहते हैं, में की गई थी। इस संगम के प्रथम अध्यक्ष भी अगस्त्य ऋषि बताए गए हैं। उसके बाद तोलकाप्यर इसके अध्यक्ष बने। इस संगम की अवधि 3700 साल यानी 3700 साल बताई जाती है और इसके सदस्यों की कुल संख्या 49 रही। इस काल में 3700 कवियों की रचनाएं प्रकाशन के लिए स्वीकृत की गई। दूसरे संगम काल की रचनाओं में से विद्यार्थियों वर्तमान में एक जो है ग्रंथ उपलब्ध हो पाया है, वह है तोलकाप्यम, और तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ इसे ही माना जाता है। अब बात करते हैं तृतीय संगम की। तो इसकी स्थापना मदुरई यानी मदुरै नगर में की गई। इसकी अवधि 1850 वर्ष बताई जाती है। इसे भी पांड्य शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ। इसकी जो सदस्य संख्या है वह थी 49
और इसके कार्यकाल में 449 कवियों की रचनाओं को प्रकाशन के लिए स्वीकार किया गया। स्वीकृत रचनाओं में ललीने, नेडुंथोके, पदिलुटपत्तु, वरी आदि उल्लेखनीय है। इस संगम काल की भी अधिकांश रचनाएं नष्ट हो गई हैं। संगम ग्रंथों का अधिकांश भाग संस्कृत और प्राकृत जानने वाले ब्राह्मण पंडितों की रचना है। उपदेशात्मक ग्रंथों में ईसवी सन की प्रारंभिक सदियों का प्रतिबिंब हमें नजर आता है। उसमें राजा और राजसभा के साथ साथ विविध समाजों और व्यावसायिक वर्गों के लिए भी आचार नियम बताए गए हैं। तोल काप्यम जो ग्रंथ है का विषय व्याकरण और अलंकार शास्त्र है विद्यार्थियों। और एक अन्य जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है तिरुकुरल, और उसमें दार्शनिक विचार और सूक्तियां पाई जाती है। इसके अलावा तमिल के दो प्रसिद्ध हास्य काव्य भी इस समय के हैं, जिनके नाम है सिलप्पदिकारम और मणिमेखले, और इन दोनों की रचना ईसा की 6वीं ईस्वी सदी के लगभग हुई। निसंदेह तमिल लोग ईसवी सन के प्रारंभ से पहले ही लिखना जानते थे। ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए 75 से भी अधिक छोटे छोटे अभिलेख प्राकृतिक गुफाओं में विशेषकर मदुरै प्रदेश में पाए गए हैं। इनमें प्राकृत शब्दों से मिश्रित तमिल भाषा का प्राचीनतम स्वरूप दिखाई देता है। ये ईसा पूर्व 2री और पहली सदियों के हैं, जब जैन और बौद्ध धर्म प्रचारकों का इस इलाके में प्रवेश हुआ। तो विद्यार्थियों, संगम काल का साहित्य किस प्रकार का था ये हमने देखा। इसके बाद हम बात करते हैं संगमकालीन समाज की। तो संगम काल में तमिल और आर्य संस्कृतियों का पूर्ण सम्मिश्रण हमें दिखाई देता है, यानी दोनों सभ्यताएं आपस में मिल गई थीं। तमिल कवि रामायण और महाभारत की कथाओं से अच्छी तरह परिचित थे, लेकिन तमिल प्रदेश में समाज आर्यों की चतुर्वर्ण व्यवस्था अथवा जाति व्यवस्था के आधार पर संगठित नहीं था। तमिल साहित्य में कहीं भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र आदि जातियों का उल्लेख नहीं मिलता। तमिल समाज को सुविधा की दृष्टि से 5 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है ब्राह्मण। तमिल समाज में ब्राह्मणों तथा ऋषियों को सबसे अधिक सम्मान प्राप्त था। आदर्श राजा वह होता था जो कभी ब्राह्मणों को सताए नहीं, और इनका जो मुख्य कार्य विद्यार्थियों वह था वेदों का अध्ययन करना, यज्ञों का अनुष्ठान करना, पूजा पाठ करना और अध्यापन करना। और आप जानते हैं कि यही काम ब्राह्मण वर्ग द्वारा जो है वैदिक काल में भी किया जाता था। उन्हें राजाओं तथा संपन्न लोगों से पर्याप्त मात्रा में दान दक्षिणा मिलती थी, और अनेक ब्राह्मण जो है वो कवि थे, और कविता रचने के लिए राजा उन्हें उदारता पूर्वक पुरस्कार देते थे। और कहा जाता है कि राजा जो करकल थे उन्होंने एक कवि को 16 लाख स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया था। और विद्यार्थियों, ये बहुत बड़ी संख्या है और ये अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। सोने के अलावा कवियों और भाटों को नगद, भूमि, रथ, घोड़े और हाथी भी दिए जाते थे। तमिल ब्राह्मण मदिरा पीते थे और मांस खाते थे। इनके सोने और बैठने के लिए लकड़ी की चौकी होती थी। इस जाति को अंडानार भी कहा जाता था। अब एक और जो समूह था वह था अरसर, और शासक वर्ग को अरसर कहा जाता था, यानी जो वैदिक काल में क्षत्रिय कहलाते थे, जो प्रशासनिक पदों पर नियुक्त थे और राजकीय परिवार से जुड़े हुए थे, यहाँ पर उनको कहा जाता था अरसर। राजनीतिक दृष्टि से समाज में इनका विशेष महत्व था। क्षत्रियों के समान इस जाति के लोग मुकुट और माला धारण करते थे। इनका मुख्य कार्य जनता की आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से रक्षा करना होता था। योद्धाओं का वर्ग राजव्यवस्था और समाज का महत्वपूर्ण अंग था। सेनाध्यक्षों को औपचारिक अनुष्ठान के साथ एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। आपसे पूछा जाए कि वह जो संगम काल है उसमें सेनाध्यक्षों को क्या कहा जाता था, आपका जवाब होगा एनआरडी। अब एक और जो अन्य वर्ग था वह था वनीगर। यह व्यापारी वर्ग था। जैसे वैदिक काल में वैश्य वर्ग होता था, यहाँ पर यह कहलाता था वनीगर। तमिल प्रदेश का आंतरिक और बाहरी व्यापार का संचालन इसी वर्ग के द्वारा किया जाता था, और आर्थिक दृष्टि से ये काफी संपन्न वर्ग था। अब बात करते हैं मल्लाल की।
धनी किसानों को यानी जो जमींदार होते थे उन्हें वल्लाल कहा जाता था। चोल और पांड्य दोनों राज्यों में असैनिक व सैनिक दोनों तरह के पदों पर इनकी नियुक्ति होती थी। ज़्यादातर भूमि वल्लालों के हाथ में थी और उन्हीं से किसान वर्ग बना था। उनमें धनी और गरीब दोनों शामिल थे। धनी लोग खुद खेती नहीं करते थे और ये काम वे मजदूरों की सहायता से करते थे। राज परिवार के लोगों का वैवाहिक संबंध वल्लालों से होता था, यानी राजकीय जो परिवार हैं उनके इनके वैवाहिक संबंध होते थे। इसके बाद हम करते हैं कडेसियर यानी मजदूर कृषक वर्ग के बारे में बात। खेत मजदूर का काम सबसे निचले वर्ग के लोग करते थे, जिनकी हैसियत लगभग गुलामों जैसी थी। इस वर्ग के लोग संपन्न किसानों के खेतों पर मजदूरी करके अथवा अन्य प्रकार के कार्य करके जीवन यापन करते थे। यानी आजकल जो खेत मजदूर होते हैं, खेतियर जातियां होती है, तो उसी प्रकार का जो ये समुदाय था जो निचले पायदान पर काम करता था। इसके बाद हम बात करते हैं परियार की। तो इस वर्ग के लोग खेत मजदूर थे, लेकिन पशु की खाल या चर्म का काम भी करते थे और चटाई के रूप में उनका इस्तेमाल करते थे। विद्यार्थियों, इन सारे विवरण से ये स्पष्ट होता है कि तमिल समाज में वर्गों अथवा जाति व्यवस्था का उद्भव व्यवसाय के आधार पर हुआ था। कालांतर में उपरोक्त जातियां विभिन्न उपजातियों में विभक्त हो गई थी। जैसे नमक का व्यवसाय करने वाली जाति उमानार, कुम्हारों को कुपावार, लोहारों को कौलार, बढ़ई को थेचर और धोबी को वनार कहकर बुलाया जाता था। ये व्यावसायिक जातियां कालांतर में वंश परंपरागत बन गईं। संगम काल में उपरोक्त जातियों को शूद्र नहीं समझा जाता था तथा इन जातियों में परस्पर विवाह हो सकते थे, परंतु धीरे धीरे इन जातियों में भी एक दूसरे से श्रेष्ठता की भावना विकसित होने लग गई थी। प्रोफेसर रामशरण शर्मा का कहना है कि संगम युग में हम सुस्पष्ट सामाजिक विषमताएं पाते हैं। धनी लोग ईंट के मकानों में रहते थे और गरीब लोग झुग्गियों और झोपड़ियों में। नगर में धनी व्यापारी लोग अपने घर के ऊपरी तल्ले में रहते थे, ऊपरी यानी ऊपरी मंजिल में रहते थे, लेकिन ये ज्ञात नहीं है कि सामाजिक विषमता बनाए रखने में धर्म और अनुष्ठान का हाथ था या नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संगम काल में जो समाज है, जो सामाजिक वर्ग है, उसमें ब्राह्मण, अरसर, वेल्लार, वनीगर और जो है कडेसियर समूह शामिल थे। अब बात करना चाहेंगे स्त्रियों की स्थिति के बारे में। तो तमिल समाज में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की थी विद्यार्थियों, इस संदर्भ में विरोधाभास है। एक पक्ष के अनुसार प्रारंभिक काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी और घर की आंतरिक व्यवस्था में वे काफी स्वतंत्र थी। दूसरे पक्ष के अनुसार स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में निम्न समझा जाता था। उन्हें न तो संपत्ति का अधिकार था और न उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाता था। फिर भी उन्हें अकेले जीवन बिताने के लिए बाध्य नहीं किया जाता था। वे नदियों और तालाबों में स्नान करती थी, खुले मैदानों में खेलती थी, सामाजिक तथा धार्मिक समारोह में पुरुषों के साथ नृत्य करती थी, खेतों में काम करती थी और व्यापार में पुरुषों को सहयोग देती थी। लड़कियों को संगीत व नृत्य की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। कई महिलाएं जो है काव्य सर्जन भी किया करती थी और विद्यार्थियों, उस समय की जो एक विख्यात विदुषी महिला थी उनका नाम था अवियार। वहीं नच्चे लिमर भी एक अच्छी कवयित्री रही। समाज में महिलाओं और नर्तकियों के रूप में जो है परतियर और कणिगेचर का उल्लेख मिलता है। समाज में उनको गणिका और नर्तकियों को जो है निम्न स्थान प्राप्त था। अब हम बात करते हैं विवाह संस्था के बारे में। तो तोलकाप्यम में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, परंतु सामान्यतः 2 प्रकार के विवाह होते थे। कलावू प्रेम विवाह, इसमें धार्मिक परंपराओं का अनुसरण किए बगैर पुरुष और स्त्री विवाह कर लेते थे। ऐसे विवाह समाज में निंदनीय समझे जाते थे। दूसरे प्रकार का विवाह था कारपू, जिसमें माता पिता द्वारा तय विवाह होता था। इसमें बड़े पैमाने पर धार्मिक एवं सामाजिक परंपराओं का अनुसरण किया जाता था। इसमें वर पक्ष को वधू की कीमत चुकानी पड़ती थी। बाल विवाह का प्रचलन इस समय नहीं था। सती प्रथा उस समय लोकप्रिय थी।
संगम काल के कवियों ने स्वेच्छा से सती होने वाली स्त्रियों की प्रशंसा में अनेक कविताएं भी लिखी हैं, किंतु विधवा स्त्रियों को दयनीय जीवन बिताना पड़ता था। इस कारण समाज में सती प्रथा का प्रचलन हो गया था। अब बात हम करते हैं आवास की। संपन्न लोगों के मकान ईंट और चूने के बने होते थे, जबकि सामान्य लोग कच्चे मकानों में रहते थे। समाज के ही एक और चीज है इसके बारे में जानने की, वह है कि उस समय खान पान कैसा था। तो संगम काल के समय जो है वहाँ के लोग, संगम क्षेत्र के लोग चावल का प्रयोग ज़्यादा करते थे। ज्वार बाजरा भी खाया जाता था। मांसाहार अधिक प्रचलित था। चावल और दूध से बनी हुआ सांभर भी अधिक पसंद किया जाता था। लोग मदिरा पान भी करते थे। और संगम साहित्य में मुन्नीर नामक मादक पेय का उल्लेख मिलता है, जिसे नारियल के दूध, ताड़ के रस और गन्ने के रस को मिलाकर तैयार किया जाता था। जिस प्रकार वैदिक काल में सोम रस का प्रचलन था, जो कि वनस्पति से बनाया जाता था, उसी प्रकार ये जो है वनस्पतियों से इसको तैयार किया जाता था। स्त्रियां भी मदिरा पान करती थी और पान चबाने की भी आदत उस समय थी। जहाँ तक वेशभूषा और श्रृंगार की बात है, तो सूती और रेशमी कपड़ों का प्रयोग उस समय किया जाता था। गरीब लोग खजूर अथवा नारियल की पत्तियों का उपयोग शरीर ढकने के लिए किया करते थे। सामान्यतः 2 वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था, एक कमर के नीचे का भाग ढकने के लिए और दूसरा कंधे से कमर तक पहनने के लिए। स्त्रियां साड़ी के समान एक लंबे वस्त्र का प्रयोग करती थी। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, संगम काल में साहित्य और समाज की ये स्थिति रही और संस्कृति का स्वरूप उस समय कैसा था, इसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।